Hello everyone, welcome to another series of current affair with me at Gyanam Samarth Academy. So today we will cover the current affairs of 27th November. Okay, so करना आपको कुछ नहीं है, वीडियो के एंड तक मेरे साथ ही रहना है आपको। आराम से जो भी नए करंट अफेयर्स आएंगे वो आपको देखते जाने हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन है। जब भी कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आए तो वो आप पूछ सकते हैं जब मर्जी। ठीक है, तो आज चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, सो याद होगा आपको, लास्ट टाइम मैंने एड्रेस तो कर दिया था वो प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था, मगर उसके बारे में मुझे लगता है कि डिटेल जाननी भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई कोई क्वेश्चन आता है वी हैव टू नो द फुल डिटेल अबाउट दैट। तो आई विल प्रोवाइड यू फुल डिटेल टुडे अबाउट द राज्य सभा क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वाज, on which of the following date was the first session of राज्य सभा held? तो इसमें से किस दिन फर्स्ट सेशन हुआ था राज्य सभा का? तो उसका आंसर था 13 मई 1952। ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल समझते हैं। राज्य सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो पार्लियामेंट जो है, ओके, इंडिया की जो पार्लियामेंट है जिसको यूनियन पार्लियामेंट भी बोलते हैं, इसके दो हाउस हैं। इसके दो हाउस हैं, दो हाउस इन द सेंस, एक है इसका लोअर हाउस और एक है इसका अपर हाउस। तो जो इसका लोअर हाउस है उसका नाम है लोकसभा। लोअर हाउस का नाम है लोकसभा। ओके, एंड जो अपर हाउस है उसका नाम है राज्यसभा। मगर आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि लोकसभा और राज्यसभा को इनके इंग्लिश नेम्स भी हैं। कई बार बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि लोकसभा, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल। आई विल राइट इट फॉर यू, हाउस ऑफ पीपल। ओके, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा जो कि हमारा अपर हाउस है उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। अब याद रखना है, एक वर्ड होता है कमीशन, एक वर्ड होता है काउंसिल। काउंसिल और कमीशन में सिर्फ थोड़ी किस चीज का फर्क होता है कि जो भी बंदा काउंसिल में बैठा है वो चुन के बैठा है, वहां पे लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। मगर कमीशन जो है उसमें जो भी पर्सन बैठा हुआ है वो मतलब लोगों द्वारा नहीं चुना गया है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो जो एक काउंसिल है वो क्या है? वो एक इलेक्टेड बॉडी है और कमीशन जो है अपॉइंटेड बॉडी है। इस चीज का आपको पूरा ख्याल रखना है। ओके, देन नेक्स्ट है, क्या लिखा है? इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। अब राज्यसभा में कौन लोग बैठते हैं? सबसे पहले तो राज्यसभा में भी एमपी ही बैठते हैं। जैसे लोकसभा में एमपी बैठते हैं, राज्यसभा में भी एमपी बैठते हैं। एमपी मतलब मेंबर पार्लियामेंट। अब दोनों पार्लियामेंट के पार्ट है, तो जो भी यहाँ पे बैठेगा वो इसका मेंबर बन जाएगा, तो मेंबर पार्लियामेंट। ओके, तो राज्यसभा में भी एमपी ही बैठते हैं। दोनों के एमपी में फर्क इतना है कि लोकसभा के जो एमपी हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो एमपी हैं वो जो है चुने जाते हैं इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा। आगे जो एमएलए होते हैं वो उनको चुन के कहाँ भेज देते हैं? राज्यसभा में। बस इतना सा फर्क है कि राज्यसभा में जो एमपी है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं,
चुने लोगों के द्वारा जाते हैं। तो किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं वो? स्टेट्स को और यूटीज को। हमारे स्टेट्स को, जितनी भी हमारी स्टेट्स है, और हमारी यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? राज्यसभा में जो एमपी बैठे हैं। द राज्यसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। राज्यसभा बनी कब थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपको अपनी जो डायरी आप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें नोटिस करना है, नोट करना है कि 3 अप्रैल 1952 को जो है क्या बनी थी? राज्यसभा। बट इट्स फर्स्ट सेशन, या फिर हम इसको फर्स्ट मीटिंग कह सकते हैं, वो हुआ था 13 मई 1952। ठीक है, मतलब अप्रैल में नहीं, मतलब जो इसका फर्स्ट सेशन अप्रैल में नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ में हुआ। तो कब? 13 मई 1952। उसके बाद एक और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉज डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिनके नाम पे आपको पता होगा टीचर्स डे भी मनाया जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक तो राज्यसभा के हेड को बोला जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ओके, तो राज्यसभा के हेड को बोला गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब राज्यसभा का, या हेड जो होता है राज्यसभा का, उसको बोला जाता है चेयरमैन। जैसे लोकसभा के हेड को स्पीकर बोला जाता है, या लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर बोला जाता है, ऐसे जो राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको क्या बोला जाता है? चेयरमैन। याद रखना है। और वो चेयरमैन हमेशा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। अगर आपको एक तो ये पता चल गया कि फर्स्ट चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि बाद में प्रेसिडेंट बने। ओके, मगर इससे ये भी कवर हो गया क्वेश्चन कि देश का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो भी क्या आएगा? एस राधाकृष्णन। क्योंकि जो भी चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो असल में होता कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि जो भी राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब उसका देखो, कई कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट मर जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसके जगह पे काम करता है, तो वो वेट थोड़ी ना करता है उसके मरने का भी, भाई ये जाएगा तो मैं काम करूंगा। क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन के रूप में काम करता है, और वाइस प्रेसिडेंट की हमारे देश में कोई सैलरी नहीं है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की कोई सैलरी नहीं है। जो इसको सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे दी जाती है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा रही हूँ, हमारे देश के पहले चेयरमैन राज्यसभा के थे एस राधाकृष्णन, जिससे ये भी साबित हो गया कि ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। फिर बाद में सेकंड प्रेसिडेंट बने ये राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, तो राज्यसभा के टोटल मेंबर अगर हम 1952 की बात करें तो इट वाज 216 मेंबर्स, इंक्लूडेड 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब जो है कैसे है मेंबर? 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 जो है इलेक्टेड होते हैं, प्लस 12 जो है वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। और वो किस फील्ड से होते हैं? याद करने का तरीका है LASS। ओके, L से लिटरेचर, A से आर्ट्स, S से साइंस, S से सोशल सर्विस। फिर बोल देती हूँ, इस जो 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो इस फील्ड से होते हैं, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, नॉट स्टडीज। याद रखना ये बात। उसके बाद, और यही सेट पैटर्न है, अगर आप इसके सिवाय कुछ लिख कर आए और कोई फील्ड आई और आप उसको मेंशन करके आए तो वो गलत होगा। मगर अगर हम 1952 की बात करें तो तब 216 मेंबर्स थे, और उसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी मौजूद थे जो इसी फील्ड से थे। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है।
जैसे लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो भंग हो जाती है, ठीक है, टाइम से पहले भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि 5 साल सरकार गिर गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक है, तो तब जो है सरकार गिर जाती है, राइट। और फिर उसके बाद मतलब वो डिसॉल्व हो सकता है हाउस, लोअर हाउस जो है हमारा, मगर राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। इसके 1/3 जो मेंबर हैं हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। आपको पूछ सकते हैं कि लोकसभा परमानेंट हाउस है कि राज्यसभा, तो आपने बोलना है राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा जरूरी नहीं है 5 साल की हो, और जरूरी नहीं है कि मतलब उससे पहले भी वो डिसॉल्व हो सकती है। ओके, द फर्स्ट सिटिंग टुक प्लेस इन द काउंसिल चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग भी हुई थी वो कहाँ हुई थी? काउंसिल चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली। So these are the points which you need to remember. I think if you are covering uh, polity as well, so see, current affair plays a major role in that. See, we are not covering polity here, but we are covering multiple topics, which is the part of what? Your GS. Okay, so these things you need to remember about राज्य सभा। आई होप, मुझे लगता है कि कई बच्चे बोल देते हैं भी इसकी नॉलेज तो हमें थी, मगर जिनको नहीं थी, जिनको लोकसभा राज्यसभा का फर्क ही नहीं पता, वो इससे इजीली जितना मैंने बताया है इतनी चीज अगर आप समझ जाएंगे तो मोर देन इनफ है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ओके, नेक्स्ट। Who has been nominated as the next executive chairman of National Legal Service Authority in November 2025? नालसा जिसको बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन बनने जा रहे हैं? तो देखते हैं, आप पहले देख सकते हैं इनको, जस्टिस विक्रम नाथ। ओके, ये बनने जा रहे हैं जो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ओके, लेट्स सी द डिटेल। Justice Vikram Nath will assume charge as executive chairman of NALSA कब से? From November 24, बन चुके हैं already 2025. He has been serving as a Supreme Court judge since 2021. 2021 से ये सुप्रीम कोर्ट के एज अ जज, नॉट द चीफ जस्टिस बट एज अ जज ये सर्व कर रहे हैं। The nomination was made by President Draupadi Murmu under Clause B and Section 3, Clause 2 of Legal Services Authorities Act 1987. सिंपल इतना याद रखना है कि इनको नॉमिनेट किया किन्होंने? हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। ही सक्सीड जस्टिस सूर्यकांत। ओके, इसका मतलब है सूर्यकांत जो है, okay, who has recently sworn as the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दो, देखिए एक कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी जो 53rd चीफ जस्टिस हमारे देश के बने हैं, पहले वो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, ओके, और कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखना है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऐसे काम करता है, इसमें 33 जजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं सारे, प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे होता है। ओके, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम मतलब अभी 53rd चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ओके, और जो हमारे जो नालसा के जो चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, इनकी जगह पे उन्होंने जो हमारे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं सिंस 2021 से, जस्टिस विक्रम नाथ। मैं आपको इनकी पिक्चर एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ही जस्टिस विक्रम नाथ। ओके,
दो क्वेश्चन कवर हुए। जस्टिस विक्रमनाथ जो है नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, और चीफ जस्टिस जो कि 53rd चीफ जस्टिस अभी अभी बने हैं वो है जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। चलिए, where is the Dr. Talimarine O Junior Girls National Football Championship 2025-26 Tier 2 being held? तो ये कहाँ पे हुआ है? फुटबॉल से रिलेटेड ये चैम्पियनशिप है। नागालैंड। नागालैंड के बारे में अगर मैं आपको इनके सीएम बताऊं तो है निफ्यू रियो। नागालैंड से रिलेटेड हमने एक फेस्टिवल भी किया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसमें हमने पार्टनर्स की बात की थी कि जो आयरलैंड और वेल्स हैं इसके न्यू पार्टनर्स बने हैं। यूके सॉरी या इंग्लैंड ऑलरेडी इसका पार्टनर है ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर तलिमरीन जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप 2025। इसके बारे में हम देखते हैं। चुकोमोकेडिमा जो फुटबॉल स्टेडियम है वो वेन्यू है 2025-26 का, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। यहाँ पे जो नेम्स है वो थोड़े से अलग हैं। ओके, हो सकता है आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि जस्ट कप का नाम दिया हो, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। और वैसे भी अगर हमारे देश में कुछ एक नई गेम इंट्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि फुटबॉल है या खो खो है, किसी भी उसमें हो रही है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए करना। ओके, और ख़ासकर लड़कियों के लिए जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, या कोई सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं जैसे जम्मू हो गया, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, तो वो हमारे लिए करना, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एनीवेज, नेक्स्ट, Nagaland is hosting this national football tournament for the very first time. पहली बार नागालैंड ये कर रहा है। The event has been renamed in the honor of Dr. Talimarine Ao, an iconic football and physician from Nagaland. तो इन्हीं के नाम पे उनको ऑनर करने के लिए ये का नाम फुटबॉल चैम्पियनशिप का नाम रखा हुआ है, जो कि एक फिजिशियन तो थे ही और साथ में फुटबॉलर भी थे। आप इनको सर्च करके ज़रूर देखना। द चैम्पियनशिप हाईलाइट्स द राइज एंड ग्रोइंग कॉन्फिडेंस ऑफ यंग वुमेन इन इंडियन फुटबॉल। अब तो भाई कुछ रहा ही नहीं है, मतलब कि वुमेन किस फील्ड में नहीं है अब। दे आर इन एवरी फील्ड। ओके, एंड सी फुटबॉल एंड वुमेन आर टेकिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग नाउ। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जो ये कॉट डी आइवोर की जो 4th रनर अप रही हैं, I don't know her name. I think she is Olivia something, but I just know her country's name. Okay. और मुझे याद है उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया अपनी स्पीच में कि जो वुमेन है, अब ये मत सोचिए कि उनके लिए भाई ये दरवाज़ा बंद है, ये दरवाज़ा बंद है। उसने बोला कि नॉक द डोर, उन दरवाज़ों को भी खोलो जहाँ पे आपको बोला गया कि आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते। गो टू दैट प्लेस, वहाँ भी जाइए, आपके लिए कुछ भी बंद नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, यू कैन डू इट। ओके, तो यही इसमें है कि अब देखिए हम फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, और ये नहीं है कि आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ पे छा जाना है बस। तो ये सिर्फ अब हमारे देश की जो लड़कियां हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन फुटबॉल। तो जैसे अब क्रिकेट है, वैसे ही आई एम श्योर दैट फुटबॉल भी एक ना एक दिन ज़रूर जो है एक न्यू जिसे कहते हैं लोग, इसके लिए भी वैसे ही क्रेजी होंगे जैसे हमारे देश में क्रिकेट के लिए एक न्यू फैन बेस क्रिएट करेगा ये भी। Who won the women's title at the Indian Open Squash Championship held in Indore? और तो बोला गया है कि वुमेन जो टाइटल है इंडियन ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप इंदौर में जो हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सीएम का नाम मोहन यादव, याद रखना है आपको। और ये है अनाहत सिंह। तो किसने जीता है? अनाहत सिंह, याद रखना है।
Anahat Singh is India's top seeded and number one women's squash player. She won final. देख सकते हैं आप कैसे उसने जीता है. Anahat is 17 years old. See, नए नए नाम आगे आ रहे हैं, right? Anahat is 17 years old and considered one of India's highest squash prodigies. She reached the final after defeating Irish third seed Hannah Craig 3-2 से, मतलब उनको हरा के उन्होंने ये जीता है. सो अनाहत सिंह, डोंट फॉरगेट द नेम. वुमेन स्क्वाश में ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है. एंड लुक एट हर एज, 17 years. Okay, fifth question है, which newly inaugurated facility in Hyderabad virtually opened by PM Narendra Modi is India's first MRO center set up by Global Aircraft Engine OEM and dedicated to servicing LEAP engines. तो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी न्यूली इनोग्रेटेड फैसिलिटी जो हैदराबाद में ओपन की गई है. बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एविएशन. तो है सैसी फैसिलिटी. ओके, लेट्स सी. It is SASI is Safran's dedicated MRO facility for leading edge aviation propulsion engines. MRO मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन, इस तरह से ये है. तो कह रहा है सैसी जो है ये जो लीप है, लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन्स, उनके लिए ये बनाई गई है फैसिलिटी. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट MRO सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय ग्लोबल इंजन OEM मार्किंग अ मेजर एविएशन माइलस्टोन. जैसे कि मैंने बोला कि ये उनके इंजन्स को सही करने के लिए एक मतलब फैसिलिटी ये प्रोवाइड की गई है. दिस फैसिलिटी विल सर्विस अप टू 300 लीप इंजन्स एनुअली विद फुल कैपेसिटी. ओके, डेवलप्ड एट ओवर 1300 crore rupees. It is among the largest global aircraft engine MRO facility. ओके, बस आपको ये पूछा जा सकता है कि फैसिलिटी का नाम क्या है सबसे पहले तो, और इट इज़ रिलेटेड टू एविएशन. एंड नंबर 3, इसको इनोग्रेट कहाँ पे किया और किसने किया? तो हैदराबाद में. किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेरेमनी मार्किंग द फॉर्मल कंप्लीशन ऑफ द राम टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन saw Prime Minister Narendra Modi hoist a 22-foot saffron flag atop द राम मंदिर इन अयोध्या. तो कह रहा है कि जो अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही जो झंडा फहराने का काम वहाँ पे किया गया, उस जो सेरेमनी को क्या कहा गया पता होगा आपको. RSS के जो चीफ है मोहन भागवत, वो भी उस दौरान PM मोदी के साथ मौजूद थे. उन्होंने भी उसमें हेल्प किया. और राम मंदिर आप जानते ही हैं, बीजेपी का तो ये मैनिफेस्टो में ही लिखा आता था कि इफ़ वी कम वी विल कंस्ट्रक्ट राम मंदिर. जहाँ पे गर्भगृह है वहीं पे ही ये मतलब बनाया जाएगा. और बहुत सवाल पहले उठाए गए थे कि हर बार का यही है, बट फाइनली इट इज़ रेडी. आई डोंट नो अबाउट द पार्टी, बट बहुत से जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनकी बड़ी मान्यता जो है, बड़ी आस्था जो है, वो इस टेम्पल के साथ जुड़ी हुई थी. और उनकी जो हमने विजुअल्स देखे हैं, आपको पता ही होगा बहुत लोगों ने अपने जानें गंवाई हैं इसके लिए. तो फाइनली जो इसका जो ये झंडा फहराने का काम था वो हुआ, जो कि 22 फुट सैफरन भगवा एक जो फ्लैग है 22 फुट का, वो लहराया गया. तो जब अब इस सेरेमनी को बोला क्या गया है, याद होगा आपको जब लास्ट टाइम हमने देखा था, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो उसको बोला गया था प्राण प्रतिष्ठा. याद है ना आपको, प्राण प्रतिष्ठा. ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर कल्चर ओनली. ओके, तो अब का जो ये 22 फुट का जो सैफरन फ्लैग लहराया गया है वो क्या है? ध्वज आरोहण. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राम मंदिर आप देख सकते हैं. ओके, तो ध्वज आरोहण इस सेरेमनी को बोला गया है.
चलिए देखते हैं। ध्वज आरोहण इज द सेरेमनी ड्यूरिंग विच पीएम मोदी होस्टेड द saffron flag atop the newly constructed Ram Mandir. The ceremony marks the former completion of Ayodhya temple construction. तो ये भी दर्शाता है कि भाई अब जो है राम मंदिर पूरा हो चुका है, इट्स फुल्ली कंप्लीट। जब हम ध्वज आरोहण करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा इज ऑल अबाउट इनोग्रेशन। जब हम घर की भी इनोग्रेशन पे बुलाते हैं, देयर इज समथिंग विच इज लाइक विच लेफ्ट एवरी टाइम। तो वो कब होगा? जब ध्वज आरोहण, मतलब अब हमने भाई क्लियर कर दिया है दैट ये सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका है। पीएम मोदी वॉज अकम्पेन्ड बाय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत। ओके, जानते ही हैं आप कि बीजेपी पार्टी पे जो आरएसएस का है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उनके चीफ वहाँ मौजूद थे। वेरी इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट पॉइंट एंड यू गोट टू नो अबाउट इट, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात के सीएम भी रहे हैं, वो भी वहां पे मौजूद थे। कौन? आनंदीबेन पटेल यूपी के गवर्नर है, और यूपी के सीएम एवरीबडी नो आई थिंक योगी आदित्यनाथ। एंड चीफ मिनिस्टर, देखिए आगे नाम ही आ गया, योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम के दौरान जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। Which festival celebrated in जनकपुर धाम to mark the divine marriage? और इसके साथ साथ एक और भी कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि जिस दिन ध्वजारोहण रखा गया है, आई डोंट नो कि ये इंटेंशनली या पर्पसली रखा गया था उस दिन कि क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। मगर उस दिन कोइंसिडेंस था या नहीं था ये मैं बस नहीं जानती हूँ, कि उस दिन जो है उनका विवाह भी हुआ था लॉर्ड राम और सीता का, कल्मिनेटेड आफ्टर वीक लॉन्ग फेस्टिविटी इन नेपाल्स मधेश प्रोविंस। तो आप जानते ही हैं कि ये जो है माता सीता जो है नेपाल से कहा गया है कि वो बिलोंग करती हैं। तो उस दिन थी जो कार्यक्रम हुआ जनकपुर धाम में, उसका कह रहे नाम क्या था उसी दिन, मुझे याद है। आई विल क्लियर इट टू द इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल, कि उसी जिस दिन ध्वजारोहण था उसी दिन ये थी विवाह पंचमी। तो इस कार्यक्रम को बोला गया है विवाह पंचमी, जो कि आपको पता ही होगा कि श्री राम ने ही जो वो धनुष है, ओके, उसको उससे जो है जो सीता जी के साथ उनका फिर विवाह हुआ था, जो भी आपने रामायण में देखा है, तो उस सेरेमनी को विवाह पंचमी बोला जाता है। विवाह पंचमी कमेमोरेट्स का मतलब है याद दिलाता है, द वेडिंग ऑफ लॉर्ड राम एंड गॉडेस सीता। Celebration take place with grandeur in जनकपुर धाम, believed to be सीता's birthplace and upbringing location। यही नेपाल में ही माना जाता है कि ये जो सीता जी का जो जन्म हुआ है बर्थ प्लेस है, और उनकी जो पालन पोषण अपब्रिंगिंग हुई वो भी वहीं पे हुई। द फेस्टिवल culminates after a week long festivity with rituals resembling the wedding of a daughter in a Hindu family। तो वैसा ही यहाँ पे जैसे हिंदू रीति रिवाज से मैरिज होती है, वैसा ही फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जनकपुर इज़ द कैपिटल ऑफ मधेश प्रोविंस इन नेपाल। तो मधेश का जो प्रोविंस है जनकपुर उसकी कैपिटल है नेपाल में। मेकिंग प्रोविंस मतलब स्टेट, जो मधेश स्टेट है उसकी जो कैपिटल है वो जनकपुर है। मेकिंग कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर द रीजन। तो नेपाल से हमारे संबंध आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। ओके, और जो हिंदू लोग हैं उनका तो बहुत ज़्यादा नेपाल के लिए एक जिसे कहते हैं आस्था का केंद्र ही है नेपाल भी हमारे लिए, हिंदू लोगों के लिए। तो स्पेशली मुझे तो लगता है हर कोई मानता है इसमें, मगर जो हिंदू कल्चर में तो इसकी बहुत मान्यता है। तो जो फेस्टिवल है उसका नाम है विवाह पंचमी। चलिए, Which Indian state announced the setting up of a world-class university named after Shri Guru Tegh Bahadur Ji at Shri Anandpur Sahib?
तो बोला गया है एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है, जो कि किनके नाम पे बनाई जाएगी? श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे, और अनंतपुर साहब में। पता ही है आपको, ये एक इजी चीज नहीं होती है जो जो हमारे गुरु साहबान हमारे लिए करके गए हैं। वो देखिए, उन्होंने सीधा सीधा एक अपने उसमें मैसेज, कितने कितने मतलब बोल्ड मैसेजेस दिए हैं उस समय पे, कि जो लायक है गद्दी के लिए पहले तो उसको चुना। ठीक है, अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करें, ठीक है, तो पता ही है आपको कि उन्होंने अपने बेटों को ना देकर आगे गुरु अंगद देव जी को जो है गुरु गद्दी सौंपी। और इससे उन्होंने ये चीज को पहले बताया कि इनमें हम नहीं मानते कि जो गुरु गद्दी है वो हेरिडेटरी या कुछ भी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा पावरफुल जो और भी मैसेजेस आए, जिसमें से एक मैसेज गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा जो दिया गया वो ये, कि हम जो है सब एक ही हैं। हिंदू लोगों की जो कश्मीरी पंडित जब उनके पास गए हैं कि इस तरह से उन्होंने बोला है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं मतलब वो सर कटाने के लिए रेडी हो गए। इनके लिए, हिंदू लोगों के लिए। ओके, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनके बाद उनके बेटे जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी आप लाइफ देखिए, कौन अपने पूरे परिवार को जो है उस चीज में झोंक देता है। लड़ाई तो धर्म की ही थी कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो लोग कुछ कह देते हैं धर्म में क्या रखा है या क्या है। धर्म जो है वो आपको सिखाता है एक बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि आप आपका करेक्टर क्या है। मुझे तो यही लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। धर्म जो है वो आपका करेक्टर बताता है कि आप किस करेक्टर के हैं। अब देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ओके, उन्होंने कितना पूरी पूरी उसके लिए, धर्म चेंज नहीं करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को कैसे, मतलब मुझे नहीं लगता कितना टाइम उनके बच्चे उनके साथ रहे हैं। बट यू सी द, इट्स नॉट अबाउट द ट्रेनिंग, इट्स अबाउट द अपब्रिंगिंग जो उनमें थी, वो छोटे छोटे बच्चों में जो थी। और बहुत अच्छी बात है कि आज हम उन बच्चों को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। धर्म बदलने को लेकर उन्होंने इतनी वो कट्टर थे कि ये कभी भी नहीं होगा, दिस विल नेवर हैपन। और अगर आप कहो कि इसलिए कि बस भाई इस धर्म का प्रचार करना है, तो बस कन्वर्ट, फोर्सफुल कन्वर्जन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इंडिया में। ओके, हाँ, राइट टू चेंज ऑफ रिलीजन अलाउड है, मगर फोर्सफुल कन्वर्जन कभी भी अलाउड नहीं है। और इसीलिए जो है इन्होंने ये मैसेज दिया है लोगों को। ओके, तो गुरु तेग बहादुर जी अपने आप में एक मिसाल है इस चीज की, कि हुई तब आपको देख, जब आपके पास कुछ लोग इस तरह से आए हैं और धर्म के लिए आए हैं, तो उन्होंने ये नहीं देखा उनके धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी एक धार्मिक एक पर्सनैलिटी है। ओके, तो उनके धर्म को बचाने के लिए उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अपना जो सर कटाना मंजूर है, मगर ये सब कुछ कभी भी नहीं होगा। कितना उनको आप सोचने में, मुझे तो जब मैं पढ़ती हूँ, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स एवरी टाइम कि ये कैसे हुआ होगा, जो भी उनके साथ जो उनको टॉर्चर किया गया है या हुआ है। तो चलिए, तो किस इंडियन स्टेट ने अनाउंस किया है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के लिए? अगेन पंजाब में अनाउंसमेंट की है। पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। The announcement was made by Punjab Chief Minister during the 350th Martyrdom Day of commemoration of Shri Guru Tegh Bahadur जी। ओके, तो ये कितना उनका शहीदी दिवस जो है, 350th जो उनका शहीदी दिवस है, उस दिन मार्टिडम डे जो था श्री गुरु तेग बहादुर जी का, उस दिन ये अनाउंसमेंट हुई। द यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप एट श्री अनंतपुर साहब, वहाँ पे सेटअप की जाएगी। सेक्रेड, बहुत ही सिखों के लिए ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इट एम्स टू कंडक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द लाइफ, फिलॉसफी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। ये मतलब ये क्यों मतलब वहाँ पे करवाया क्या जाएगा? एक तो डीप रिसर्च होगी
कि कैसे उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले नंबर पे रखा, धर्म के लिए उन्होंने कैसे अपनी जो है जान दी। द इंस्टीट्यूशन इज envisioned एज अ ग्लोबल एकेडमिक सेंटर डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज एंड सिख हेरिटेज। तो ये सब कुछ उसमें कवर किया जाएगा कि सिख हेरिटेज के बारे में बताया जाएगा, कैसे शुरुआत होती है। आई थिंक बहुत ही अच्छे मैसेजेस जो है, मैंने पहले ही बोला है, हमारे गुरु साहबान ने मैसेजेस दिए नहीं हैं, वो अपने एक्शंस में भी करके दिखाए हैं। उन्होंने मैसेजेस नहीं खाली दिए हैं, उन्होंने वो अपनी लाइफ में अप्लाई किया है पहले, और तभी जब हम उनकी बात करते हैं तो हम हर चीज हमें लगता है, मतलब इतने लिबरल सोच के साथ उन्होंने डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ के और उसको अप्लाई भी किया है। तभी आज उनका जो नाम जब हम लेते हैं तो एक सम्मान और एक सेंस ऑफ प्राउड हम महसूस कर पाते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो ऐसे हैं, जिसे कहते हैं, चाहे वो अब छोटे बच्चे ही क्यों ना है, उनकी भी अपब्रिंगिंग जो है इतनी सिविलाइज्ड, इतनी कल्चर्ड वे से हुई है। वी फील अ सेंस ऑफ प्राउड इन इट। ओके। Which state government during the first cabinet meeting of its newly formed administration approved proposal to open 25 new sugar mills and establish a state artificial intelligence mission? Okay, sorry, मुझे थोड़ी हंसी आ गई इसके लिए। देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है, व्हेन आई टॉक अबाउट बिहार, यहाँ पे जो लोग हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं। यू सी, बिहारी जो दिमाग है वो एक अलग ही वे से चलता है। जब भी आप ऐसे कोई उल्टी सीधी जो मीम्स देखते हैं, या आप देखिए कि जब इनका त्योहार होता है छठ पूजा का, एक आप देखेंगे जो ट्रेन्स का, चलिए अब तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि छठ पूजा अपने आप में कितना बड़ा पर्व है इनका, तो आप ट्रेन के विजुअल्स अगर पुराने देखिए ड्यूरिंग छठ पूजा, आप देखेंगे कि कुछ भी करके कैसे भी पहुंचना पड़े। अगर मुझे लगता है बाकी स्टेट्स जो है दे हेजिटेट कि कैसे जाएंगे, क्या होगा, दे डोंट केयर, अगर जाना है तो जाना है। ये ऐसा एक मुझे लगता है स्टेट है, और फैसिलिटीज हो ना हो, दे आर रेडी कि भाई हमें ये करना है। ओके, और यही इनका मुझे लगता है मेन कल्चर है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप इससे भी पहचान सकते हैं कि अभी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, तो अभी फर्स्ट कैबिनेट यानी कि अभी अभी इलेक्शन बिहार में ही हुए हैं, तो इन्होंने प्रपोज किया है कि यहाँ पे 25 न्यू शुगर मिल्स बनेंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन होगा। अब अगर आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें, पंजाब से एवरी कुक, एवरी लेबर, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, ओके, कोई कुक है बड़े बड़े होटल्स में, या कुछ भी है, या सर्विस में है कोई भी, ओके, तो वहाँ पे आपको बिहारी दिख ही जाएंगे। एग्रीकल्चर में, हर फील्ड में ये है। तो ये स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिनको अब हमारे जो लोग हैं पंजाब के, दे आर हेडिंग फॉरेन कंट्रीज, और वहाँ पे जाके वो ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। मगर आप देखिए, ये लोग यहीं आते हैं, यहीं पे जो है इनका फॉरेन कंट्री है, मुझे तो लगता है। ओके, तो अब जो है बिहार गवर्नमेंट जो है वो ये पूरा वो कर रही है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लेकर आया जाए और 25 न्यू शुगर मिल्स जो है वो खोली जाए। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी, जो कि वाइस सीएम भी हैं अभी, सॉरी डिप्टी सीएम। चलिए, Bihar is the state whose cabinet approved opening 25 new sugar mills in its first meeting. A high-level committee headed by a chief secretary will be formed to revive जो भी वहाँ पे sugar mills close हो चुकी थी उसके लिए specially बोला गया है, वो तो open होंगी मतलब 25. The cabinet also improved the establishment of the Bihar State Artificial Intelligence Mission. अब वैसे ही ये इतने जुगाड़ू होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो मुझे पता नहीं कि बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, बट दे आर वेरी वेल एजुकेटेड एज वेल। मैंने कहा ये हर फील्ड में है, आप भूल जाइए कि आप बिहारी को किसी एक चीज में सेट कर लेंगे, नहीं, दे आर इन एवरी फील्ड। ओके, अगर आप व्लॉगिंग देखें तो व्लॉगिंग में
कुछ भी मतलब दे आर एवरीवेयर। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ आएगी तो गजब ही हो जाएगा। A top committee will guide efforts to develop Bihar as a global workplace under the new age economy। तो एक टॉप कमेटी भी बनाई गई है कि बिहार जो है उसको हम कह देते हैं जस्ट बिहार, बट बिहार इज समथिंग एल्स। बिहार इज एवरीवेयर, in every work at least. I'm not saying in every corner of the world. I'm saying if it is all about work, then a Bihari is everywhere. Okay, next. Which historical figure known as last living survivor of 1921 Tulsa Race Massacre and co-author of the memoir Don't Let Them Bury My Story passed away in 2025 at the age of, देखिए एज देखिए 111 साल के ये थे। बेसिकली ये जो है जिस पर्सनैलिटी की मैं बात कर रही हूँ ये बच गए थे 1921 के तुलसा रेस मैसेक्योर में। रेस यानी कि कलर, ओके, कि आप जो है आपको पता होगा कि अमेरिका में भी ये काले गोरे का जो है बहुत ज़्यादा रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की घटना अभी किसी को भूली नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हुआ ये था, ये जो तुलसा ग्रीनवुड अफ्रीकन एरिया है ये, यहाँ पे हुआ ये था कि इस स्ट्रीट को आग लगा दी गई थी क्योंकि इसको बोला जाता है ब्लैक वॉल स्ट्रीट, कि मतलब यहाँ पे ब्लैक्स रहते हैं, इनको जलाओ, ख़त्म करो इनको। तो उस टाइम पे इस स्ट्रीट को आग लगा दी गई थी पूरी, जस्ट क्योंकि उन सब का कलर ब्लैक था। बहुत नुकसान हुआ था, तो उसमें सिर्फ ये बचे थे, ओके। अब ये जो कौन, जिनकी एज अब कितनी हो गई है 111 साल, और इनकी डेथ हो गई है 2025 में। इन्होंने एक मेमोयर भी लिखा है कि क्या है, डोंट लेट देम बरी माई स्टोरी। हो सकता है आपको ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन दिख जाए कि ये किससे रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, ओके। तो इनके बारे में देखते हैं। 111 साल के ऐसे दिखते हैं। तो इनका नाम है वॉयला फोर्ड फ्लेचर, ओके। इनकी देखते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। वॉयला फोर्ड फ्लेचर वाज द फाइनल लिविंग सर्वाइवर ऑफ 1921 तुलसा रेस मैसेक्योर इन ग्रीनवुड तुलसा, ओके। तो वहाँ से थे। शी passed away at the age of 111 on November 25, 2025. उनकी जो she co-authored the 2023 memoir Don't Let Them Bury My Story। तो ये उनकी जो एक बुक थी। She was a leading voice for racial justice reparations through the Justice for Greenwood movement। तो वहाँ से ये बिलोंग करते थे, और इनका नाम है वॉयला फोर्ड फ्लेचर। देख सकते हैं आप, ऐसे ही ये दिखते हैं, ओके। एंड शी इज अ लेडी ऑफ कोर्स। चलिए, विच कंट्री डिफीटेड इंडिया इन द अंडर 19 बॉयज फाइनल एट ITTF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स इन रोमेनिया। तो इंडिया को किसने, विच कंट्री डिफीटेड इंडिया, इंडिया को किसने हराया है अंडर 19 बॉयज फाइनल में। तो देखते हैं, जापान। दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली टेबल टेनिस। जो ये चैंपियनशिप है अंडर 19, ये रोमेनिया में करवाई जा रही थी। Japan defeated India 3-0 in the under-19 boys final to win the global medal. The opening match saw Ankur Bhattacharjee lose a tight 5-game contest to Rusi Kawakami. इनसे हारे हैं। और जापान्स Kazaki Yoshiyama and Tomito Watanabe secured straight games wins to clinch the title. This loss gave India the silver medal. इंडिया का सिल्वर मेडल आया है इसमें, एंड मार्किंग अ स्ट्रॉन्ग डेब्यू परफॉर्मेंस। और रोमेनिया में हमारी जो परफॉर्मेंस है एटलीस्ट इट वाज सो स्ट्रॉन्ग। एनीवेज, तो याद रखना है अंडर 19 बॉयज फाइनल, उसमें इंडिया का सिल्वर मेडल है, ओके।
Who inaugurated Telangana Northeast Connect Phase 2 at Raj Bhavan in Hyderabad? तो तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट फेज 2 शुरू हो चुका है हैदराबाद में। तो बोला गया है किसके द्वारा किया गया है, तो ये है जिष्णु देव वर्मा के द्वारा। ओके, जिष्णु देव वर्मा। दिस फेस्टिवल एम्स टू डीपर कोलैबोरेशन इन कल्चर की अच्छी डीपर कोलैबोरेशन हो, टेक्नोलॉजी की हो, इनोवेशन की, ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो ये तेलंगाना और 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच ये शुरू हुआ है। गवर्नर ने बोला कि इससे क्या होगा, जो विकसित भारत का जो हम कंसेप्ट लेके चले हैं वो बढ़ेगा। इसमें टी हब एंड वी हब इन तेलंगाना विल सपोर्ट स्टार्टअप्स, जॉब क्रिएशन, दोनों। समझ रहे हो ना आप, तेलंगाना और 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में। Minister D. Sridhar Babu announced a roadmap for cooperation in digital connectivity, entrepreneurship, life science, bio-innovation, skilling and rural transformation. तो वो ये सब कुछ जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि कैसे कनेक्टिविटी जो होगी वो डिजिटल होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, स्टार्टअप्स वगैरह इसमें किए जाएंगे। तो ये है। विच इंडियन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, विच इंडियन प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप हुज इन्फिनिटी कैंपस वाज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हुज फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 वाज अनवेल्ड? तो कौन सा कह रहा है इंडिया का प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जिसने इन्फिनिटी कैंपस इनोग्रेट, जिन्होंने किया है और किन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप के अंदर। तो इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, चलिए देखते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है टू लॉन्च अ रॉकेट टू स्पेस। ये ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने स्पेस में एक रॉकेट भेजा एंड सब ऑर्बिटल विक्रम एस इन नवंबर 2025। द न्यूली इनोग्रेटेड इन्फिनिटी कैंपस जो कि 2 लाख स्क्वायर फीट के लिए है, वो भी इनके द्वारा ही किया गया है, इसी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। स्काई रूट विक्रम 1 इज इट्स फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विद सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी। इनका अगर हम फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट देखें तो उसका नाम है विक्रम 1। द फैसिलिटी कैन प्रोड्यूस 1 ऑर्बिटल रॉकेट एवरी मंथ। और ये एक ऐसी, मतलब जो अब इन्होंने शुरू किया है, ये करेगा क्या, हर मंथ में एक ऑर्बिटल रॉकेट जो है प्रोड्यूस करेगा, मार्किंग अ बूस्ट फॉर इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। इससे क्या होगा, ये अकेली कंपनी नहीं होगी, फिर और भी कंपनीज जो है इस फील्ड में आएंगी, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस आया है। ओके, विच इवेंट थीम्ड रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म सशक्त, सुरक्षित एंड विकसित भारत इज बीइंग एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट इट्स इनॉग्रल सेशन इन न्यू दिल्ली? तो जो इवेंट जिसका कि रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म थीम था, ये कह रहा है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया। इस इवेंट का बेसिकली नाम पूछा गया है कि क्या है, तो नाम है इसका चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025। क्या है इसमें? चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 इज बीइंग हेल्ड अंडर द थीम रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। इसका जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग था, इसका थीम ये रखा गया था सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। ये एक 2 डे डायलॉग था। डायलॉग मतलब कॉन्वर्सेशन, ब्रिंग्स नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को इसमें बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। उसके लिए इट फोकसेस ऑन डिफेंस रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो थे वो 2nd डे पे मौजूद थे। तो 2 क्वेश्चन कवर हो गए इससे। एक तो ये इसका नाम क्या था कॉन्क्लेव का, चाणक्य डिफेंस। ओके, और इसमें जो है कौन शामिल थे चाणक्य डिफेंस डायलॉग में? डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह, जो कि 2nd डे पे थे, और 1st डे पे द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट है वो थी। Which isotop detected in breast milk samples across multiple districts in Bihar in a recent scientific report study? See, science is also everywhere. तो जो ब्रेस्ट मिल्क के जो सैंपल्स लिए गए हैं
उसमें एक आइसोटॉप डिटेक्ट किया गया है बिहार में खास करके, ओके, एक साइंटिफिक स्टडी के दौरान। तो U238, ये देखिए, ये उसके सैंपल्स ब्रेस्ट मिल्क के हैं। तो क्या है, U238 इज द मोस्ट abundant नेचुरल यूरेनियम आइसोटॉप। ये एक नेचुरल यूरेनियम आइसोटॉप है, फॉर्मिंग ओवर 99% ऑफ नेचुरल यूरेनियम। U238 99% नेचुरल यूरेनियम है, जो कि देखिए मदर के ब्रेस्ट मिल्क में मिला है। द स्टडी रिकॉर्डेड कंसंट्रेशन अप टू 5.25 लीटर इन डिस्ट्रिक्ट सच एज कटिहार एंड खगड़िया। यहाँ पे ये जो चीज है वो ब्रेस्ट मिल्क में ज्यादा दिखाई दी है। अबाउट 70% ऑफ ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में फेस पोटेंशियल नॉन कार्सिनोजेनिक हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम U238 एक्सपोजर। तो कह रहा है कि जो भी बच्चे अभी दूध पीते हैं उनको ये हो सकता है पोटेंशियल नॉन कार्सिनोजेनिक हेल्थ इफेक्ट्स उनमें देखने को मिल सकते हैं। द यूरेनियम असेसमेंट वाज कंडक्टेड यूजिंग, ये टेक्नोलॉजी यूज करके जो है जो लिखा हुआ है ICP-MS टेक्नोलॉजी, ICP इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी एज वेल, ओके। और दो जगह है बिहार की, कटिहार और खगड़िया, उसमें ये ज़्यादा जो है देखने को मिला है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टेक्निक जिससे ये सब कुछ किया गया है ICP-MS टेक्नोलॉजी, ये भी आपको लिख लेनी है ज़रूर। चलिए, Which national occasion celebrated annually on November 26 to mark the adoption of Indian Constitution in 1949 will be led by President Draupadi Murmu at the Old Parliament Building Central Hall। तो आप जानते ही हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आप इसको ये भी याद रखिए, क्योंकि अब की जो सरकार है ना, इन्होंने सारी चीज़ें जो नाम अनाउंस किए हैं वो सारे हिंदी में किए हैं। तो इसका ऑफिशियल नेम जो दिया गया है वो है संविधान दिवस, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे हो सकता है कहीं पे लिखा आ भी जाए, मगर संविधान दिवस इज द ऑफिशियल नेम विच इज रिटन इन इंग्लिश एज वेल, ओके। तो ये पता ही आपको 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा हमने अडॉप्ट कर लिया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इस पर पिछली बार भी चर्चा की थी अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में ही। तो हर साल इसको मनाया जाता है, और इस बार ये हुआ सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन। याद होगा आपको, जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका भी ऑफिशियल नेम है। देयर विल बी अ स्ट्रेट क्वेश्चन एज वेल, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? सो द ऑफिशियल नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इज संविधान सदन, क्योंकि वहीं पे संविधान बनाया गया था। और दिस इज संविधान दिवस, ओके। प्रेसिडेंट मुर्मू विल प्रोसाइड विद की लीडर्स इंक्लूडिंग द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे मौजूद थे, PM मोदी मौजूद थे, लोकसभा के स्पीकर मौजूद थे। द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्वेश्चन ऑफ द डे यहीं से आएगा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है सबसे पहले, और अभी देश के लोकसभा के स्पीकर कौन है? दोनों क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 9 रीजनल लैंग्वेजेस विल बी लॉन्च डिजिटली ड्यूरिंग द सेरेमनी। तो 9 रीजनल लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया। एक और क्वेश्चन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है? सो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीकर कौन है इस टाइम, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे तो खैर 9 लैंग्वेजेस को जो है रीजनल लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया गया डिजिटली, मगर आपको बताना है। Which Indian state recently approved the creation of 3 new districts, Polavaram, Markapuram and Mandanapalle, raising its total number of districts from 26 to 29। मतलब यहाँ पे अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए हैं यहाँ पे,
बेसिकली पहले यहाँ पे 26 डिस्ट्रिक्ट होते थे, अब 29 हो गए हैं और उनके नाम भी दिए हुए हैं। ऑब्वियसली जैसे नाम है तो इससे क्लियर हो जाता है दैट इट इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया। सो पोलावरम, मरकापुरम और मंडनापल्ले, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। चलिए, The state district count will increase to 29 after reorganization। और न्यू डिस्ट्रिक्ट के नाम बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ, पोलावरम, मरक्कापुरम और मंडनपल्ले। द रीऑर्गेनाइजेशन ये क्यों की गई है, ये हमारे लिए चर्चा का विषय है, ताकि सर्विस डिलीवरी इजी हो सके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी बड़े होंगे ऑफ कोर्स जो पहले होंगे। तो 26 से सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, भाई अब बताओ आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, तो 26 से 29 हो गए हैं। द प्रपोजल वॉज क्लियर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रबाबू नायडू, ओके, जो कि वहाँ के क्या है, सीएम है। Which young chess prodigy won 8 consecutive games to clinch the UK Women Blitz Championship in Royal Leamington Spa and entered the top 50 female blitz player worldwide? देख रहे हैं, टॉप 50 में आ चुकी हैं ये। कह रहा है जिन्होंने 8 कंसेक्यूटिव गेम्स जीती हैं, ठीक है। ब्लिस चैंपियनशिप इज रिलेटेड टू चेस, याद रखना है। सो शी इज वेरी यंग, बोधाना शिवनंदन, ओके। इनकी तस्वीर भी यहाँ पे मेंशन की गई है, बोधाना शिवनंदन, ओके। तो achieved a remarkable 8-game unbeaten streak in the championship. Her performance placed her in the top 50 Blitz female player globally. She is the youngest ever to earn Women International Master title. Youngest है ये। पूछ सकते हैं आपको ये टाइटल किससे रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड है। At the age of 9, look at the age, not 17, now 9, became the youngest athlete to represent England internationally in any sport। तो यंगेस्ट एथलीट है जिन्होंने इंग्लैंड को किसी इंटरनेशनली किसी स्पोर्ट में जो है रिप्रेजेंट किया है। सो बोधाना शिवनंदन, ओके, फ्रॉम इंग्लैंड से ये थी, उधर से मतलब इनको जो है इन्होंने इंग्लैंड का नाम रोशन किया एक तरह से। Which Indian film starring Diljit Dosanjh and directed by Imtiaz Ali received 2 nominations at International Emmy Awards, मगर एक भी चीज़ वो जीत नहीं पाए। मतलब इनको जो है 2 नॉमिनेशन, 2 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले थे, मगर ये एक में भी जीत नहीं पाई। इंडियन फिल्म है और एमी अवार्ड्स में इनको नॉमिनेशन मिला था। तो पता ही है आपको, फिल्म का नाम है अमर सिंह चमकीला, ओके। बहुत ही कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बेसिकली उस टाइम के हिसाब से इन पे एक इल्ज़ाम था कि ये जो सॉन्ग्स गाते हैं वो घरों में सुनना या सही नहीं समझा जाता है। सी न्यूडिटी, वल्गैरिटी जब हम देखते हैं, ओके, जब इसकी बात होती है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, मगर आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है जो आगे अब चल रहा है, जितना भी हम सोशल मीडिया को देखते हैं, कहाँ कहाँ से हम इसको रिमूव करें, कहाँ से। अब के सॉन्ग्स आप देखिए, उस टाइम पे तो इनके जो लिरिक्स हैं वो वल्गैरिटी को कहते थे कि ये जी वल्गर बंदा है ये, ओके। तो अब क्या है, what is this? Every singer is objectifying the body parts of women, ऐसा होगा वैसा होगा। and now this new जो आपने देखा होगा, न्यू आजकल तो नए तरह के मतलब सिंगिंग स्टाइल भी आ गए। अब ये रैप जो है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ऐसा वैसा बीट करके और सारे मतलब जस्ट मतलब गाना तो है ही नहीं, कोई सुर ताल कुछ है ही नहीं, कोई गजल कोई इस तरह से जिसको हम वो करें, ओके, इस तरह से बस करके तो चलो हो गया। बट इन्होंने जो अपने जो उस तरह, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ये सही है या गलत है, वो मैं चीज़ पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि समझाना एक तरीका भी हो सकता है, अगर हम किसी को समझाएं भी। आज भी हम चमकीला के गाने सुन रहे हैं, ओके, एवरीबडी इज लिसनिंग
डेथ सॉन्ग्स, और लोग इनको ये भी कह रहे हैं कि इनसे अच्छा तो कोई गायक ही नहीं है, कुछ लोगों का तो फेवरेट ही है ये। ओके। और जो अब जो लेवल है, मुझे नहीं लगता कि वो इनका वो लेवल उस टाइम पे था। अब जो लेवल है न्यूडिटी और वल्गैरिटी का, यू सी कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। चलिए, तो अमर सिंह चमकीला was nominated for Best TV Movie Mini Series at the International Emmy Awards, क्योंकि ये टीवी से रिलेटेड होते हैं। दिलजीत दोसांझ received a nomination for Best Performance by an Actor for his portrayal of चमकीला। उनको उसके लिए वो नॉमिनेटेड थे, इन्होंने बेस्ट जो परफॉर्मेंस दी है एज चमकीला। The field competed against leading global entries such as Germany's Harrison, Chile's Vincent Morir, and the UK's Lost Boys and फेरीज। तो इसके साथ उनका नॉमिनेशन, मतलब बहुत बहुत जिसे कहते हैं अच्छी अच्छी जो ग्लोबल सीरीज है उनके साथ इनका नॉमिनेशन था। डिस्पाइट नॉन विनिंग, जीते तो नहीं, द डुअल नॉमिनेशन मार्क्ड अ माइलस्टोन फॉर इंडियन स्टोरी टेलिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो चाहे वो जीत नहीं पाए, मगर ये है कि हमारी भी कोई स्टोरी ऐसी है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज की गई है। Which historic occasion did Prime Minister Narendra Modi commemorate at Jyotisar in Kurukshetra by unveiling a commemorative stamp, special coin and coffee table book dedicated to Shri Guru Tegh Bahadur? तो कह रहा है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हिस्टोरिक ओकेजन, जो जहाँ पे नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने याद किया। कहाँ पे? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में वो मौजूद थे। उन्होंने एक तो पहले स्टैंप निकाली, फिर एक स्पेशल कॉइन निकाला उस उनके नाम का, और एक कॉफी टेबल बुक भी निकाली गई जो कि किससे रिलेटेड है? श्री गुरु तेग बहादुर जी से। तो क्या थी वो? किस दिन था वो, किस दिन वो इन्होंने ये सब कुछ चीज़ें की? 350th मार्टिडम एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी पे का जो तब था, तब उन्होंने ये इन चीज़ों को इनोग्रेट किया। एक तो स्टैम्प थी, एक स्पेशल कॉइन था, और एक कॉफ़ी टेबल बुक। कॉफ़ी टेबल बुक की जो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कॉफ़ी टेबल बुक। The event highlighted Guru Tegh Bahadur's legacy as Hind Di Chadar. Very, very important straight GK question. Who is known as Hind Di Chadar? The commemoration reflected national reverence and were attended by thousands at Jyotisar Kurukshetra. तो कुरुक्षेत्र में बहुत लोगों के द्वारा इसको ज्वाइन भी किया गया, यहाँ पे वो आए। Okay, so this is also your homework. I have already given you the homework, and the homework is all about Vice President, Speaker, and जो मैंने आपको बोला कि सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन, आप वीडियो देखिएगा और याद करिएगा। अच्छा, in January 2025, which Indian state came under president rule due to ongoing ethnic violence and resignation of its chief minister? तो जनवरी 2025 में कह रहा है कौन सा जो स्टेट है वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर आया, क्योंकि वहां पे एथनिक वायलेंस बहुत चल रहे थे कम्युनिटी के बीच, और चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पिछले उसमें ही इनका एक फेस्टिवल भी आपको बता के हटी हूँ। ओके, विच इज़ रिलेटेड टू अ डियर, टाइप ऑफ अ डियर। तो उससे आपको याद आ जाएगा। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था, क्योंकि इनके एथनिक क्लैशेस तो थे ही थे, उसके बीच इनके सीएम ने भी रिजाइन कर दिया। एनीवेज, सो थैंक यू सो मच. I am watching on daily basis that you are watching my video, and जो भी है जैसे भी है, मैंने पहले ही आपको बोला है, आई एम हेयर फॉर यू। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ऑन, वो आप ही लोगों के लिए रखा गया है ऑन। कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, आई एम वर्किंग ओवर दैट एज वेल। जो भी बोला गया है उसका भी मैंने ध्यान रखा है, ताकि आपको साइड बाय साइड कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज PDF भी अवेलेबल है, आपको ज़रूर वीडियो देखनी है, कमेंट करना है। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कुछ और कोई डिटेल आपको उसके बारे में लेनी है, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। Thank you once again.